इन्वायरमेंट वेरिएबल के बारे में किसी ने पढ़ा है कि इन्वायरमेंट वेरिएबल क्या होता है? इन्वायरमेंट किसे कहते हैं जी? माहौल को कहते हैं। वो कोड लैंग्वेज में इन्वायरमेंट का मतलब कोई बता सकता है कि किसे कहेंगे? जब हम कोई कोड लिखेंगे तो उसमें इन्वायरमेंट का क्या मतलब हो? नहीं पता किसी को? चलो उरूज तुम बताओ। पढ़े हुए बच्चों से सवाल करने में अच्छा लगता है। हाँ भी बताओ। कोड को? हाँ। पूरे कोड जैसे इन्वायरमेंट तो वही बोलता है ना, कैसे जो हमारे पूरे कोड में एक साथ अप्लाई हो रहा हो। ऐसा जवाब नहीं चाहिए था मुझे, सही वाला जवाब चाहिए। आप बताएंगे कुछ इन्वायरमेंट क्या होता है? नहीं पता आपको? अभी तो बताया आपने कि इन्वायरमेंट माहौल को कहते हैं। जब आम दुनिया में इन्वायरमेंट का मतलब माहौल होता है, तो कोड में तैयार हो के कैसे इन्वायरमेंट? वहां पे अगर इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करें आप इन्वायरमेंट के वर्ड को, तो रियल वर्ल्ड से कोड वर्ल्ड में अगर आप इसको कन्वर्ट करते हैं तो वहां क्या तारीफ आनी चाहिए? कोशिश करो थोड़ा। आप बताइए। हमारी कोडिंग चीजें इस्तेमाल हो रही है उसको करेंगे मतलब चीजें यूज करके चलो रिक्शा। समझ तो किसी को भी नहीं आ रहा, अभी तो सब समझेंगे, अभी तो सिर्फ अपना अपना ख्याल पेश कर रहे हैं। हाँ लड़की। अच्छा ये लड़की, इसको देख लो, ये पास में बैठी है चश्मा लगा के इधर। मैंने लास्ट क्लास में मना किया था कि सीएसएस जो है वो आपने अभी खुद लिखना है ना? इन्होंने एआई से लिखवा के और पूरा बना बना के दिखा भी दिया। आधी बात बताइए नहीं, आधी और खुद समझ जाओ। वो सुना है? समझ तो गए होगे। ये वाली कहानी सुनी है? कौन सी कहानी है? हाँ भाई बताओ। एक औरत जो है ना तोता लेने चली थी, ये वाली कहानी है। दुकानदार ने कहा ये तोता जो है वो बातें करता है। वो औरत उसको खरीद के ले आई। घर में आने के बाद वो तोता ने बातें तो की, लेकिन साथ साथ ना गालियां भी देने लगे। अब वो रोजाना जो है वो उल्टी उल्टी बातें करे, गालियां दे, तो औरत को गुस्सा आया। उसने क्या किया, ये दुकानदार के पास वापस गया और ये तोता रख लो, कहा ये गालियां देता है। तो दुकानदार ने ना उसके ऊपर उबला हुआ गर्म पानी डाल दिया तोते के ऊपर, और कहा आज के बाद अगर तेरे मुंह से गाली निकली ना, तेरी खैरियत नहीं। मैं कहा, ठीक है। अब वो तोता क्या करे, रोजाना ना उसको आवाज लगाए कि बेगम साहिबा, वो कहे क्या, समझ तो गई होगी। तो आगे वो गालियां नहीं देता था, लेकिन वो सिर्फ इतना था कहता था कि समझ तो गई होगी। चलो आ जाओ अब पढ़ाई की तरफ। हम जब कोई कोड लिख रहे होते हैं ना,
कोड लिखते वक्त हम जाहिर है किसी ना किसी मशीन पे कोड लिखते हैं। उस मशीन के अंदर जो हम कोड लिख रहे होते हैं, एक तो होती है मशीन, एक होता है उस मशीन को चलाने वाला, और एक होता है उसका डिस्प्ले यानी इसकी स्क्रीन। तो यूजर जो है, जब कोई इनपुट इस मशीन को भेजता है, मशीन उसको प्रोसेस करती है, और प्रोसेस करने के बाद उसका एक डिस्प्ले दिखाती है। तो यूजर जिस जबान में बात कर रहा है वो कोई ना कोई लैंग्वेज होती है, इंग्लिश होगी, उर्दू होगी, या और कोई मैकेनिकल लैंग्वेज होगी, कोई भी लैंग्वेज होगी। वो इसमें अपना इनपुट इसको देगा, मशीन इसको कन्वर्ट करेगी, और कन्वर्ट करके इस वाले प्रोसेसिंग यूनिट को भेजेगी। फिर ये प्रोसेस होगा, प्रोसेस होने के बाद ये फिर कन्वर्ट होके इसको भेजेगा, जो डिस्प्ले दिखेगा। अब ये वाला जो इनपुट है ये प्रोसेस में सेम होता है, यानी अगर यहाँ इंग्लिश लिखी है तो इंग्लिश दिखेगा, फारसी लिखी है तो फारसी दिखेगा, उर्दू लिखी है तो उर्दू दिखेगा, न्यूमेरिक लिखा है तो न्यूमेरिक दिखेगा, अल्फा न्यूमेरिक है तो अल्फा न्यूमेरिक दिखेगा। ये दोनों सेम होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो काम हो रहा है ना वो सेम नहीं होता। अब इस वाली मशीन को डिफरेंट चीजें रिक्वायर्ड होती है। एक तो इसको रिक्वायर्ड होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, ओएस रिक्वायर्ड होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, जिससे ये ऑपरेट हो रहा है, खुद ऑपरेट हो रहा है, यानी इस मशीन को चलाने के लिए भी तो कोई चीज चाहिए, तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम से ये मशीन रन हो रही है। उसके अलावा इसको एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चाहिए या एप्लीकेशन सिस्टम चाहिए, एएस चाहिए, जो यूजर को क्या लिखना है ये बताएगा, क्या काम करना है ये बताएगा, और स्क्रीन पे वो दिखाएगा कि ये क्या हुआ है। तो इस मशीन को एक वक्त में दो काम करने होते हैं, एक ऑपरेटिंग सिस्टम को रन करना होता है, एक एप्लीकेशन सिस्टम को रन करना होता है। ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर भी कहते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। तो ये जो ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है ना, इसका और इसका आपस में जो कनेक्शन है, इनको सेट करने के लिए कुछ इन्वायरमेंट सेट किए जाते हैं कि ये दोनों आपस में एडजस्ट रहें। अब ऑपरेटिंग सिस्टम में अगर आपके पास विंडोज हैं, तो ऐसा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चाहिए होगा कि जो विंडो बेस्ड, यानी इसका इन्वायरमेंट जो है इस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का विंडो बेस्ड होगा। अगर आप एप्पल चला रहे हैं तो वो सॉफ्टवेयर कौन सा होगा, एप्पल बेस्ड होगा, यानी इसका इन्वायरमेंट, सारे सॉफ्टवेयर का इन्वायरमेंट जो है वो कौन सा होगा, एप्पल बेस्ड होगा। इसी तरीके से अगर आप मैक यूज कर रहे हैं, या यबंटू यूज कर रहे हैं, या लिनक्स यूज कर रहे हैं, या यूनिक्स यूज कर रहे हैं, ये अलग अलग जो है ना ऑपरेटिंग सिस्टम है, और ओएस जो है डिफरेंट है। तो जिस टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज कर रहे हैं वैसा ही इन्वायरमेंट वाला सॉफ्टवेयर आपको चाहिए। इस इन्वायरमेंट में बेसिकली फ्रेमवर्क होते हैं कि जिसके ऊपर ये सॉफ्टवेयर रन हो रहा होता है इजीली। इसीलिए विंडो में बास टाइम आपने देखा होगा कि 32 बिट की एप्लीकेशन अगर चलाएं तो वो कहता है कि नहीं जी आपका जो वर्जन है वो 64 बिट का है, तो आप 32 बिट पे काम नहीं कर सकते। या अगर 32 बिट पर है तो वो कहता है ये 64 बिट का है, सॉफ्टवेयर चाहिए, आपकी विंडो 32 बिट की है। तो इसलिए इसको वो दोनों इन्वायरमेंट सेट करने होते हैं। जब हम कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली जाता है और जाके ऑपरेटिंग सिस्टम के इन्वायरमेंट्स के वेरिएबल्स को सेट करता है। अच्छा, वेरिएबल क्या होते हैं, किसी को पता है वेरिएबल क्या होता है? किसी को भी नहीं पता, हालांकि सबने इस्तेमाल किया।
याद आया कुछ? टेलीविजन पर, मोबाइल पे, स्पीकर में साइड में छोटी सी एक नोब होती है, इसको घुमाते हैं ऊपर नीचे की तरफ। वो जो नोब लगी होती है ना वेरिएबल के ऊपर लगी हुई, उसके अंदर एक नोजल होती है, उस नोजल पे ढक्कन लगा होता है, इसको हम पकड़ के घुमाते हैं तो आवाज कम या ज्यादा हो जाती है, या सिग्नल्स को घुमाने के लिए होता है। उसके अंदर जो चीज होती है वो वेरिएबल होती है। वेरिएबल बेसिकली एक इलेक्ट्रॉनिक्स का कंपोनेंट है जो इस तरीके से काम करता है, जो मैं भी आपको दिखा रहा हूँ। एक पॉइंट है और ये दूसरा पॉइंट है। इस दोनों पॉइंट्स के बीच में ना एक रेजिस्टेंस लगी होती है, जो मुजाहिमत के लिए इस्तेमाल होती है। अगर आप इसकी मुजाहिमत बढ़ाएंगे तो करंट का फ्लो स्लो हो जाएगा, और अगर कम करेंगे तो करंट का फ्लो ज्यादा हो जाएगा। इससे ज्यादातर लाइट कम तेज की जाती है, आवाज कम तेज की जाती है। तो बेसिकली ये जो बॉक्स है ना जिसमें ये वेरिएबल, इस पूरे को वेरिएबल कहते हैं। यहाँ पे रेजिस्टेंस की जगह पे यहाँ पे एक बटन होता है, जिसको घुमाने से ये रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है कम ज्यादा होती है। फैन के डिमर पे भी होता है। ठीक है, ये बहुत सारी जगहों पे यूज होता है। बेसिकली इसका काम ये है कि करंट, दो तारें होती हैं और बीच में रेजिस्टेंस लगा होता है। ये रेजिस्टेंस क्या करता है, ये अगर फिक्स हो तो उसकी जरूरत नहीं पड़ती वेरिएबल की, और अगर यहाँ पे कोई नोब लगा दी जाए कि जो रेजिस्टेंस को कम ज्यादा करे, तो फिर ये वाला हिस्सा जो है ये वेरिएबल क्या है। वेरिएबल का मतलब होता है डिफरेंट वैल्यूज को सेट करने वाली कोई चीज। तो हमारे पास इन्वायरमेंट के भी वेरिएबल होते हैं, जो डिफरेंट चीजों को अपने हिसाब से हम सेट कर सकते हैं। तो कोड लिखने के साथ साथ डेवलपर को कोड का इन्वायरमेंट जो है वो वेरिएबल्स का पता होना जरूरी है। ठीक है, यहाँ तक की बात किसी को मुश्किल लगी हो? है कोई मुश्किल वाला? समझ आ गई ना, एकदम आसान से समझाइए मैंने। अब हमने क्या करना है, विंडो में जाना है। अच्छा, ये जो इन्वायरमेंट्स है ना ये ऑटोमेटिकली सेट हो जाता है, लेकिन कभी कभी ये बिगड़ भी जाता है। जब बिगड़ जाए तो आपका कोड प्रॉपरली रन नहीं होता है, या किसी किसी डिवाइस में, किसी सिस्टम में ये सही से रन नहीं कर पाता है। तो फिर हम इसको कंट्रोल करने के लिए इन्वायरमेंट्स को बाय डिफॉल्ट खुद से सेट करते हैं, ताकि हमारी मशीन में कोड प्रॉपरली रन करने लग जाए। हम सिंपल यहीं पे जाके इन्वायरमेंट्स लिखेंगे, इन्वायरमेंट वेरिएबल। तो इस तरीके से यहाँ पे देखिए एनवायरमेंट वेरिएबल्स लिख के आ जाएगा, एडिट इन्वायरमेंट वेरिएबल्स फॉर योर अकाउंट, सारी जगहों पे आएगा। तो हम एक वेरिएबल इन्वायरमेंट सर्च कर देते हैं, ये आ गया। अच्छा, ये कहाँ लेके चला गया मुझे? ये वेब पे लेके है, मैं इसको दोबारा से लिखवा रहा हूँ, ये सर्च नहीं करना मुझे। चलो यहीं से कर लो, ये आ जाएगा आपके पास इस तरह की स्क्रीन। यही बेसिकली वेरिएबल इन्वायरमेंट का सेटअप है। अब यहाँ ऊपर इसने वेरिएबल दिया हुआ है, और वेरिएबल में देखें, एक ये तो वन ड्राइव दिया हुआ है जो मेरा माइक्रोसॉफ्ट के अकाउंट से कनेक्टेड है। दूसरा ये पाथ है, इस पे देखें इसने एक वेरिएबल सेट किया हुआ है कि जब भी कोई विंडो रन होगी तो यहाँ पे होगी टेम्पलेट, यहाँ जाके लिखाएगा, और दूसरा टेम्प जो है वो टेम्परेचर यहाँ पे मिलेगा। जब हम कोई काम नया करते हैं, कोई नया सॉफ्टवेयर बनाते हैं, तो इसमें जाके ना न्यू में, यहाँ पे हम उसको एडिट करते हैं कि उसका नाम क्या होगा और उसकी वैल्यू क्या होगी। ये सेम वैसे ही है जैसे अभी मैंने आपको दिखाया था कि नोब को घुमाने से जो करंट पास होता है, हम उसकी कोई वैल्यू बना लेते हैं कि वो रेजिस्टेंस जो है वो कितनी वैल्यू का होगा। वो वैल्यू हम यहाँ पे लिख देते हैं। बेसिकली ये पूरा का पूरा जो काम हो रहा है ना कोड के जरिए से भी, ये वही इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम ही डिस्प्ले हो रहे हैं। हम जो बनाते हैं वही दिखता है। तो
सारे इलेक्ट्रॉनिक्स के पार्ट में भी अंदर यही कोड काम कर रहे हैं, और कोड के अंदर भी वही इलेक्ट्रॉनिक्स का सिस्टम है पूरा। ये ओवरऑल बाइनरी सिस्टम पर डिपेंडेड है। और बाइनरी किसको कहते हैं पता है किसी को? जी, 0 1 9 में बाइनरी किसको कहते हैं? बाइनरी जो है वो इल्म जफर का नाम है दूसरा। इल्म जफर को उर्दू जबान में, इंग्लिश जबान में बाइनरी कहा जाता है। ठीक है। इस कोड की बुनियाद जो है, ये सब आपको मैं बता इसलिए रहा हूँ कि आप जरा सा ना साफ सुथरे तरीके से पढ़ाई कर सकें, और आपको पता हो कि आप जो कर रहे हो वो क्या कर रहे हो। बाइनरी को इल्म जफर कहते हैं, और इल्म जफर के मौजूद हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु। इस इल्म की बुनियाद जो है वो सिर्फ दो डिजिट के ऊपर रखी गई है। एक जीरो है और दूसरा वन है। ये इसकी फाउंडेशन है। जीरो का मतलब होता है ओवरऑल, ठीक है, या ऑल कह लीजिए आप। इससे मुराद कायनात है, और वन से मुराद उसका एक बनाने वाला रब्बे करीम। बस यही पूरा सिस्टम है जिसके ऊपर पूरा इल्म जफर बन रहा है। अगर आप इसको लिखे ना, ए लिखना चाहें, तो ए जो है वो बराबर होता है किसके? कुछ बटन होंगे जो ऑन और ऑफ होंगे, उससे ही ए बनेगा। यानी स्क्रीन के ऊपर अगर हम सपोज करते हैं कि ये मेरे पास ये वाला यहां से लेकर के यहां तक का ये ए का एक ही स्क्रीन है, तो जाहिर है यहां से पूरे इसके अंदर तो आपके पास बहुत सारे बल्ब हैं ना, वो सारे के सारे ऑफ हैं, लेकिन कुछ यहाँ से यहाँ है, बीच बीच में कुछ ऑन हुआ हुआ है जिसके ऊपर ये ए लिखा हुआ दिख रहा है, बाकी सब बंद है। तो इसका मतलब हुआ एक पैनल के अंदर कुछ बल्ब बंद होंगे और कुछ ऑन होंगे। तो जो ऑन होंगे वो जब दिखेंगे ना जलते हुए, तो मालूम ऐसा होगा कि ए लिखा होगा। ये सेम स्क्रीन पे ऐसे ही दिख रहा है। ठीक है। यही बाइनरी सिस्टम है, इसी के ऊपर पूरा कीबोर्ड काम कर रहा है, इसी के ऊपर कोड काम कर रहे हैं, सब कुछ इसी के ऊपर काम कर रहा है। तो हम जब इन्वायरमेंट सेट करते हैं तो हम यही बात उसको बताते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी होगी, कितने नंबर बंद होंगे और कितने खुले हुए होंगे, कौन सा उसका कोड होगा, क्या होगा, और उसका नाम क्या होगा। या फिर हम पुराने किसी, ये सारा कुछ यहाँ पे ये सेट हुआ हुआ है। जब हम कोई नया सॉफ्टवेयर बनाते हैं, नए कोई काम करते हैं, तो ऐसी सूरत में हम ये एनवायरनमेंट खुद से सेट करके उसको बता देते हैं कि जी ये क्या होगा। अब जमाना एडवांस आ गया, तो एनवायरनमेंट वेरिएबल्स जो है वो ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाते हैं सॉफ्टवेयर में। ठीक है। जब वीएस कोड पे हम काम करेंगे तो ये वहां से हो जाएगा। अच्छा, अब ये इन्वायरमेंट्स और इसके वेरिएबल समझ में आ गए आपको क्लियरली? कोई डाउट तो नहीं है किसी को? अब हम आते हैं मजीद कॉन्सेप्ट्स को समझने पर। मैं बहुत आसान सी मिसाल से समझाऊंगा आपको ताकि आप आराम से इस बात को समझ सकें। हम एक सपोज करते हैं कि ये एक घर है। इस घर में एक अलमारी है, उस अलमारी में एक ताला लगा होगा, और इस ताले की एक चाबी है। आप किसी भी पर्सन को जिस पर आपको ट्रस्ट हो, आप उसको कहते हैं कि जी मैं तो इंस्टीट्यूट में पढ़ने आ गई हूँ या पढ़ने आ गया हूँ, मेरे घर में ना मेरे दराज के अंदर पैसे रखे होंगे, या मेरी बाइक की चाबी रखी होगी, या मेरा कोई भी सामान जो आपको जरूरी है, आप उसको नाम लेकर कहें जी मेरे डॉक्यूमेंट्स यहाँ रखे हुए हैं, क्लास खत्म होते ही तो मुझे आगे कहीं जाना है, तो एक काम करो, मेरे घर में जाना, मेरे घर में मेरे भाई होंगे, उनको बोलना ये चाबी लो, और जाके अंदर से फलान दराज में या फलान मारी के खाने में जो है वो मेरे डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं, मुझे वो निकाल के दे। तो जब आप चाबी उसके हाथ में देंगे, घर वाले अपने दोस्त के हाथ में या किसी के भी हाथ में, वो जाके जब घर में बात करेगा और ये कहेगा कि ये फलां बच्चे ने अपने डॉक्यूमेंट्स मांगे, ये चाबी दे के भेजा है,
तो अब कोई बात पूछेंगे वो? क्यों नहीं पूछेंगे? वो जो चाबी आपने दे के भेजा है ना, ये इस बात का सबूत है कि आपने ही भेजा है। ठीक है, बगैर किसी सवाल के वो जाएंगे, चाबी से दरवाजा खोलेंगे, ताला में से निकालेंगे सामान और लाके आपके हाथ में पकड़ा देंगे। तो ये जो प्रोसेस है ना, ये सारा का सारा प्रोसेस कहलाता है ऑथ, यानी वेरिफिकेशन होती है कि इस बंदे को हमने अथराइज किया है कि जाए और जाके मेरे घर से वो चीज उठा के ले। इसके पीछे पूरा एक डायलॉग होता है कि चाबी जैसी वो देगा कि ये भाई ने कहा है कि मेरा जो है ना डॉक्यूमेंट्स वहां पड़े हैं, वो निकाल के दे दें, तो कोई भी आगे वाला शख्स इस बात में सवाल जवाब नहीं करेगा, ना आपसे कॉल करके पूछेगा ना कुछ करेगा, बस वो चाबी लेगा, जाएगा, निकालेगा और लाके आपको दे देगा। तो ये सारा प्रोसेस जो है, ये चाबी देने वाला जो मसला था ना, उसके हाथ में चाबी दे के आपने भेजा है, तो ये ऑथेंटिकेशन है प्रोसेस की कि जो बात मैंने कही है वो लीगल है और इसमें कोई गलती वाली बात नहीं है, सच कह रहा है, सब कुछ सही बता रहा है कि ये चाबी है, फलाने दराज में सामान रखा हुआ है, ये चीज रखी हुई है और ये मुझे चाहिए और वो लेके आ जाएगा। ठीक है, अगर हम यही काम डिजिटली करें, वेबसाइट के जरिए से करें, तो इसको हम कहते हैं एपीआई कॉल करना। अब एक पैकेट है, वो जाएगा, आपके अकाउंट में जाएगा, वहां जाने के बाद जो बात आपने उसको कही है उसको पिक करेगा, पिक करके वापस लाएगा और आपको लाके दे देगा। तो ये जो जाना और आना हुआ ना, इसको एपीआई कॉल कहते हैं। अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जब कोई काम करवाएं तो कितनी एपीआई कॉल करवाएं। अब आप यूं समझें कि जी साथ वाले ऑफिस में मैं किसी को यहाँ से भेजूं और कहूं कि जी मिस से ना जरा वो लेकर के आ जाए, एक रजिस्टर लेके आ जाए, बस इतनी सी बात बोल के उसको भेज कि मिस से रजिस्टर मांग के ले। तो अब जाने वाला बच्चा क्या क्या कर सकता है, आपके दिमाग में कोई आइडिया है कि वो क्या क्या हरकत करेगा? पॉसिबिलिटीज क्या होंगी, बताओ। सर वो जाएगा, गेट पास जाएगा, या तो गेट भी तोड़ देगा, नहीं, सीधी सीधी बात करो। उसके बाद जाके बोलेगा कि साहब ने रजिस्टर मांग के हाँ, वो दे देंगे। क्या बोलेंगे? कौन सा रजिस्टर? कौन से क्लास। ये सबसे बड़ा मसला है ना, कि सर ने रजिस्टर मांगा है तो क्लियर तो करके भेजा ही नहीं था कि कौन सा रजिस्टर। अब वो बच्चा अगर समझदार होगा तो क्या करेगा, बताओ चलो। आप पूछेगा सर कौन वापस आएगा, अपने क्लास का वो इसको बोलेगा मेरा जो क्लास का नाम ले। सर का नाम लेगा, भाई सर तो ऑनर है ना, वो तो किसी भी क्लास का जिस क्लास के वो क्लास में क्लास पढ़ने को बैठ अपना आइडिया लगाएगा। आप क्या कह रही हैं? नहीं कॉल नहीं ना, कॉल क्यों करें? हाँ, बताएं। जो क्लास चल रही है उसके लिए जो क्लास चल रही है उसका अपना दिमाग लगाएगा वो। ठीक है, तो अभी देखो आपसे मैंने बातें नहीं बेटा, वरना ये कॉन्सेप्ट मिस हो जाएगा। वो बच्चा या तो एक काम कर सकता है कि वो अपना दिमाग इस्तेमाल करे और जो क्लास चल रही है उसका रजिस्टर लेके आ जाए। हो सकता है कि वो सही हो और हो सकता है वो गलत हो। अब मैं अगर रजिस्टर मांगता हूँ और वो उसी क्लास का लेकर आता है, तो हो सकता है मुझे उस क्लास का रजिस्टर चाहिए ही ना, मुझे कोई और चाहिए हो। तो मैं बोलूंगा बेटा नहीं, ये वाला नहीं, दूसरा वाला, दूसरी क्लास का। वो फिर जाएगा और दूसरा रजिस्टर लेकर आएगा। और ये भी वो कर सकता है कि वो जो है वहां पर पूछे कि सर ने रजिस्टर मांगा, मैं पूछी कौन सी क्लास का ये तो सर ने बताया नहीं, आप एक काम करें सारे रजिस्टर दे दें मुझे, जो सर को चाहिए होगा मैं वहां दे दूंगा, बाकी वापस ला के दे। ये भी वो कर सकता है। तो इस वाली दफा में क्या हुआ, उसने एक ही दफा में सारा काम कर गया, कॉल की, रजिस्टर चाहिए, रजिस्टर उठाए, सारे लेके आ गया, यहाँ पे रखे, जो लेना था वो ले लिया और बाकी वापस ले गया। तो ये वाला काम जो है ना, ये सिंगल कॉलिंग है, सिंगल एपीआई कॉलिंग। और अगर वो एक रजिस्टर लेकर आता है और मैं कहूँ नहीं ये नहीं दूसरा, वो फिर जाएगा, फिर रजिस्टर लेकर आएगा, ये भी नहीं, फिर एक और लेकर आएगा, फिर एक और लेकर आएगा। इस तरह अगर 400 क्लासेस चल रही है तो 400 टाइम्स जो है वो जाएगा और आएगा,
और बार बार एक रजिस्टर लेके आएगा, क्योंकि कमांड उसको ये दी गई कि एक रजिस्टर लाना। तो वो या तो सारे लेके आ जाए, तो पॉसिबल है कि डांट पड़ जाए, मैंने एक मांगा तो सब क्यों लेके आ। तो वो आगे से बताएगा कि जी आपने क्लियर नहीं किया था कि कौन सा चाहिए था, इसलिए मैं सब ले आया, आपको जो चाहिए आप वो ले लें, बाकी मैं वापस रख जाता हूँ। बस बात खत्म हो गई। तो सिंगल एपीआई कॉलिंग पर मसला हल हो गया। लेकिन अगर वो क्लियर नहीं करता है और बार बार जाके रजिस्टर लाता है और वापस रख के आता है, तो एक तो टाइम जाया होगा, दूसरा उसका आना और जाना जाया होगा, तीसरा कई मर्तबा उसे आना पड़ेगा सही जवाब लाने तक, सही चीज लाने तक कई दफा कॉल करनी पड़ेगी। तो जितनी दफा वो आएगा जाएगा उसमें खर्च होगा। तो हम जब कोई कॉल करते हैं ना एपीआई से, तो हम कोशिश करते हैं कि उसको ऐसा टारगेट दे के भेजें जो बिल्कुल क्लियर हो, जो हमें चाहिए वो एग्जैक्ट लेकर के आए। और अगर वो नहीं लेकर आए तो फिर सब लेके आ जाए, ताकि बार बार हमें कॉल करने की। पढ़ाते पढ़ाते देख लेता हूँ कि कोई आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, एपीआई समझ में आ गई। ये जो एपीआई है ना, इसमें दोनों रास्ते होते हैं। यानी गेटवे डिफाइन होता है कि जहां से वो जाए और वापस आएगा। ठीक है, एक रास्ता तय होता है। जैसे हमने कहा ना भी साथ वाले ऑफिस में जाना है और मिस से मांगना है, तो ये गेट है, ये रास्ता है कि आपने इधर उधर नहीं भटकना है, सीधा कहाँ जाना है, ऑफिस में, और मिस से कहना है, बस। ये कमांड है। ठीक है, इस वाले काम को हम गेटवे कहते हैं। तो ये हमें डिफाइन करना पड़ता है कि हम जब कोई एपीआई कॉल कर रहे हैं तो वो कहाँ से कॉल कर रहे हैं। ठीक है, तो कंपनीज जो होती हैं जो एपीआई प्रोवाइड करती हैं, वो अपनी एपीआई बताती हैं कि हमारे यहाँ जो ये सामान रखा हुआ है ये कौन सी लाइब्रेरी में किस जगह पे रखा हुआ है, कौन से खाने में किस नंबर पर रखा हुआ है। तो वो पूरा एक कोड आपको बता देती हैं, आपने पूरा कोड टाइप करना है। इसका मतलब हुआ कि वो वहां तक चला गया। अब वहां से क्या लाना है, ये आप उसको बताएंगे कि जी वहां से क्या चीज लेके आए। वो लेगा और जैसे गया था वैसे ही वापस आ जाएगा। तो अब उसको रिटर्न पाथ जो है वो बताने की जरूरत नहीं होती। अगर जरूरत पड़ जाए तो हम उसको यहीं पर बता देते हैं कि जो सामान उठा के लाए हो ना, इसको इतना घुमा के यहाँ नहीं लाना है, बल्कि उठा के इस जगह पे जहां पे मैंने कहा है ना, बस यहीं रख। ये हम डिफाइन कर देते हैं कि जो रिस्पॉन्स आ रहा है तुम्हारा, ये इतना लंबा रास्ता तय करके तुम गए, इस लाइब्रेरी में पहुंच गए, यहाँ से ये बात उठाई और उठा के घुमा के मुझे ला के नहीं देना है, वहीं से जिसको देने को कहा है उसको दे देगा। कोई क्यूरी होगी, कोई फॉर्म होगा, जहां पे वो लाके डिस्प्ले कर देगा जी ये। बाकी कुछ वो लाया ही नहीं है, क्योंकि हमने को क्लियर करके भेजा था कि और कुछ नहीं चाहिए। अगर हम चाहें तो हम सारा डाटा मंगवा लें और फिर फॉर्म में पैनल बना दें कि ये इस तरीके से, और वो सबको वहां पे लाइन से रख दें। कस्टमर को जो चाहिए होगा वो उसको उठाएगा, बाकी जाया हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों काम हम कर सकते हैं। तो अगर एपीआई की कॉलिंग जो है वो महंगी है, तो हम रिस्पॉन्स इकट्ठे उठा लेते हैं कि बार बार तलाश नहीं करना पड़े। अब मिसाल के तौर पे ये गया, सारे रजिस्टर उठाए और ला के टेबल पे रख दिए। अब जो चाहिए एक एक करके यहाँ साइड करते गए, जो समझ में आया वो ले लिया, बाकी वापस जाके रख देगा स्टोर में, डेटाबेस में वापस चला जाएगा। अगर वो बार बार जाके लाता तो महंगा पड़ता। अच्छा, अब मैंने कहा बस यहाँ रखो, एक से काम किया, थोड़ी देर बाद मैंने कहा फलानी क्लास का भी उठाना जरा, उसने वो उठा लिया। फिर मैंने कहा दोबारा दूसरी वाली क्लास का उठाओ, तो उसको उठा लिया। अब जब मुझे पता है ना कि सारा डाटा यहाँ रखा हुआ है, तो मुझे जरूरत ही नहीं इसको बार बार भेजने की। जब मुझे जरूरत पड़ेगी जिस चीज की, मैं उसमें जाऊंगा, वो चीज देखूंगा, फिर रखता जाऊंगा। जब मेरा काम कंप्लीट हो जाएगा तो मैं क्लोज करूंगा और कहूंगा जी डाटा वापस अपनी जगह पर रखो। ऐसे ही होगा ना। तो ऐसे ही हम क्या करते हैं, एपीआई कॉल करके पूरा जो उसका डाटा का पैकेट है ना, वो पूरा हम मंगवा लेते हैं। और उस पैकेट में से जो हमें चाहिए होता है वो हम इस्तेमाल करते रहते हैं। जब हमारा काम खत्म हो जाता है, यानी हम एप्लीकेशन क्लोज करते हैं, तो डाटा वापस अपनी जगह पे स्टोर हो जाता है जहां से वो आया। और ये जो लाने और रखने का काम है, चूंकि वो डाटा है,
तो हम जब उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, कोई काम नहीं करेंगे, कोई एडिट अपडेट नहीं करेंगे, कोई डिलीट नहीं करेंगे, तो जैसा आया था वैसे ही है। तो वो खाली बस चेक करता है कि जो अभी करंट डाटा है ना, वो और पुराना डाटा में क्या डिफरेंस आया। वो डिफरेंस वापस ले जाता है और ले जाके उसको रख देता है, बस बाकी सब चीजें वैसे ही छोड़ देता है, क्योंकि उसको पता है रैम जैसी क्लियर होगी सब डाटा खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो वो वापस ले जाने वाली चीज क्या लेके जाता है, काम की चीज, जहां पे एडिट हुआ है या जहां पे कोई चीज मॉडिफाई हुई है, बस सिर्फ उसको वापस लेके जाता है। इससे क्या फायदा होता है कि दोबारा से स्टोरेज जो है वो रिकॉल नहीं करता। अगर वो उसने स्टोर किया एक जगह पे जाके, अब दोबारा उसे भेजेंगे, तो हमारे फिजिकल वर्ल्ड में तो ये होता है ना कि एक चीज मंगवाई वो दूसरी जगह वहां पे रहती नहीं है। लेकिन डाटा में क्या होता है, जब वो उसको कॉल करके लाता है तो उसकी एक कॉपी वहां पड़ी भी होती है। अब वहां वाले डाटा के साथ वो क्या करेगा, अगर आप वापस दोबारा डाटा पूरा भेज रहे हैं, तो वो पहले वाले डाटा के साथ क्या करेगा, उसको रेस करेगा। हो सकता है रेस करते हुए इलेक्ट्रिसिटी का कोई इशू आ जाए, तो ना यहाँ रहे ना वहां रहे, सर्किल उसका कंप्लीट नहीं होगा। तो वहां से डिलीट करते यहाँ से भी डिलीट हो गया, उसका कनेक्टिविटी का जो कनेक्शन था वो खत्म हो जाता है, नेट डिस्टर्ब हो जाता है। तो जो डाटा वापस जा रहा था ना वहां रहा ना इधर रहा। और ये कब हो सकता है इसका कोई भरोसा नहीं है। पहले वो रेस करेगा फिर ना रखेगा उस जगह पे, तो रेस करते साथ ही डिस्कनेक्ट हो गया। अब तो इधर का डाटा था यहीं रह गया, वहां वाला वो है ही नहीं, वो भी खत्म हो गया। तो इसलिए रूल ये बनाया गया कि सिर्फ वो डाटा रिप्लेस होगा कि जो मॉडिफाई या एडिट या डिलीट हो के आया। जो चेंजिंग्स आएगी ना बस वो रखी जाएंगी, बाकी सब एज इट इज है। तो उसको कुछ नहीं करना, बस वो वैसे ही रहेगा। वो पहले इसको चेक करेगा, जो डाटा वापस आ रहा है उसको चेक करेगा, ये वाला डाटा यहाँ पहले से रखा हुआ है, ठीक है जी, स्क्रैप करते जाओ। जहां मॉडिफिकेशन है उसको उठा के पहले अपने पास सेव करेगा। सेव करने के बाद फिर एक जगह पे उसको रखेगा, रिप्लेस करेगा और पुराना अपने पास रख लेगा। जब वो प्रॉपर सेव हो जाएगा उस जगह पे, फिर इसको रेज करेगा, फिर दूसरा रखेगा। इस तरह वो पहले रखेगा, जगह चेंज हो जाएगी, कंफर्म हो जाएगा कि हाँ जी डाटा सही सही चला गया अपनी जगह पे, सेव हो गया है, वेरीफाई है। अब क्या करेगा, वो जो उसने उठा के रखा है उसको इरेज करेगा, फिर दूसरा उठाएगा। और पहले पूरा एक सफा ला के उसने एक दफा रैम में कॉपी करके रख लिया अपने पास, कि इन केस अगर डिस्कनेक्ट हो भी जाता है, पैकेट ब्रेक हो जाते हैं, ये जो मेरा बंडल आया है ये पूरा डिस्कनेक्ट हो जाता है, पीछे से रिस्पॉन्स नहीं आता, उसके बावजूद भी वो जो चीज आ गई है ना उसको तो सही रखेगा, उसको रख के ही गायब होगा वो, फिर काम छोड़ेगा, वरना उसके बगैर वो काम नहीं छोड़ेगा। ठीक है, तो ये एपीआई कॉलिंग का सिस्टम भी समझ में आ गया, एनवायरमेंट वेरिएबल भी समझ में आ गए, या किसी को कोई मसला है अभी तो पूछो भाई। सारी बातें क्लियर है। ये एक बच्ची छुपी हुई क्यों, इसको इधर करो तो मुझे दिखे तो सही इसकी शक्ल पे क्या बज रहा है। इधर हो जाओ थोड़ा सा तुम लोग, ये बीच में लंबी वाली बच्ची खड़ी करे, तू इधर हो जा भाई, ताकि वो दिखे तो सही पीछे कर क्या रही है, सो रही है, जाग रही है, काम कर रही है, क्या कर रही है, कुछ नहीं दिख रहा मुझे। तुम लोग दोनों आगे बैठे हो, अभी भी छुपी हुई। अच्छा, अब इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट करने, वेरिएबल तो समझ में आ गए, कुछ इन्वायरमेंट भी सेट करने होते हैं। ये एपीआई कॉल करनी हो या कुछ भी करना हो, हम इन्वायरमेंट को जब बनाते हैं ना, तो इन्वायरमेंट में कुछ चीजें डिफाइन करनी पड़ती हैं। जैसे हमने पहले चाबी देके भेजा था, तो सारी बात खुद वो समझ गए, कोई डॉक्यूमेंट्स पढ़ना नहीं पड़ा। तो ऐसे ही हम पहले इसको यूजर नेम बताते हैं, जो चीज हमें चाहिए होगी वो हम बताएंगे कि यूजर नेम मेरा वो ये है, पासवर्ड ये है, हर चीज उसको हमें क्लियरली बताते जाएंगे, ताकि जब ये कॉल करे ना तो वापस आके कुछ पूछे नहीं। मिसाल के तौर पे मैंने फेसबुक की एपीआई लगाई, अब जब फेसबुक की एपीआई लगाई या गूगल की एपीआई लगाई या जेमिनाई की लगाई या किसी की भी लगा ली, जहां से मुझे कोई चीज चाहिए तो उसकी एपीआई लगाऊंगा, तो सबसे पहले वो क्या करेगा, अकाउंट में लॉग इन करना चाहेगा। लॉग इन करने के लिए उसको क्या चाहिए, यूजर नेम और पासवर्ड। तो आप उसको पहले ही बता देंगे एपीआई कॉल करने से पहले या एनवायरमेंट वेरिएबल में, कि जैसे ही यूजर नेम का सेक्शन आए तो ये वाला नेम वहां पुट कर देना, जब पासवर्ड की बारी आए तो ये पासवर्ड वहां डाल देना, उसके बाद आगे जाना।
तो जैसे ही आगे जाएगा तो उसका नेक्स्ट का बटन होगा, तो ऑटोमेटिकली वो उसको पुश करेगा। यूजर नेम और आईडी पासवर्ड डालने के बाद वो उसको पुश करेगा। पुश करते ही क्या होगा, अकाउंट लॉगिन हो जाएगा बैक में ही, फ्रंट पे कुछ नहीं दिखेगा, इन्वायरमेंट वेरिएबल में ही वो सेट हो गया। उसके बाद वो क्या करेगा, जैसे ही वो इंटर होगा, उसको पाथ बता दिया है कि जी करना क्या है। वो वहां जाएगा उस सेक्शन में जहां पे ईमेल पड़ी हुई है, उस ईमेल के इनबॉक्स में जाएगा, इनबॉक्स में जाके उस नाम को तलाश करेगा जिसकी मेल हम मांग रहे थे, या जो चीज हमने मांगी है उसको तलाश करेगा। जब वो मिल जाएगी तो उसको उठाएगा, उठा करके उसका टेक्स्ट कॉपी करेगा और लेके वापस आ जाएगा, और पैनल के ऊपर आपको दिखा देगा जी ईमेल का रिस्पॉन्स ये था, ये जवाब था। ना आपसे उसने आईडी पूछी, ना यूजर नेम पूछा, ना पासवर्ड पूछा, ना फेसबुक का लॉगिन पेज पूछा, ना वो facebook.com का यूआरएल उसने तलाश किया। बस जैसे ही उसने हिट किया, हिट करते ही खुद के फेसबुक पे पेज पे गया, वहां जाके उसने लॉगिन आईडी पासवर्ड डाला, इंटर हुआ, वहां से कोई चीज उठाई और लाके डिस्प्ले कर। ठीक है, तो ये सारा काम हम इन्वायरमेंट के जरिए से करते हैं। लेकिन इस इन्वायरमेंट को सेट करने के लिए हम जब कोड लिख रहे होते हैं तो हम कोड के अंदर ना एक काम करते हैं, और वो काम अब आपको मैं बताने लगा हूं कि वो क्या कर। ये VS कोड है, इसमें एक्सटेंशन में हम जाएंगे, और एक्सटेंशन में जाने के बाद हम लिखेंगे .env। ठीक है, ये लिख के हम इसका एक्सटेंशन यहाँ से तलाश कर सकते हैं। अच्छा, अभी यहाँ से आपको कोई काम है नहीं, बस से मैंने बता दिया कि हम एक्सटेंशन यहाँ से लेते हैं। प्रॉपरली एक्सटेंशन कौन सी लेंगे वो बात की बात है, अभी हम सिर्फ जो है आगे जाके उसका यूज करेंगे। अभी हम इस एक्सटेंशन से कोई चीज नहीं ले रहे। ठीक है, पहले हम इस एक्सटेंशन से पहले यहाँ पर एक नई फाइल बना रहे हैं, और उस फाइल का ना हमने कोई नाम नहीं देना, बस उसका नाम सिर्फ सीधा सीधा देना है .env, बस। इस फाइल का कोई नाम नहीं है, याद रखिएगा, अगर नाम लिखा तो फिर रोते रहेंगे। ये सिर्फ एक्सटेंशन लगेगी इसकी, .env, यही इसका नाम है। और देखिए इसके साथ साथ ये सेटिंग का बटन बन के आ गया खुद ब खुद। इस फाइल में हम वो सारे यूजर नेम आईडी पासवर्ड सब यहाँ पे रखते हैं कि जो सिक्योर होते हैं, कि जो हमें किसी को देने नहीं है। ठीक है, जिसके जरिए से अगर कोई आपके फेसबुक के अकाउंट पे, ईमेल पर, या किसी वेबसाइट के लॉगिन आईडी पासवर्ड को मालूम कर ले, तो वो क्या करेगा आपके साथ, आपका बैंक अकाउंट हैक हो सकता है। ठीक है, आप अपने एटीएम कार्ड भी दे दें और उसका पिन कोड भी बता दें, एटीएम कार्ड के ऊपर बड़ा बड़ा करके लिख दें पिन कोड, और उसके नीचे कोड लिखें और रोड पे फेंक। अब आपके साथ क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अगर उसके ऊपर गाड़ी चढ़ जाए तो वो टूट के खत्म हो जाएगा, और अगर किसी के हाथ लग गया तो हो सकता है वो, उसको पता ही ना हो ये क्या चीज है, वो उसको खूबसूरत सा कार्ड समझ के संभाल के रख ले। हर तरह के लोग हैं ना, हर कुछ हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि अगर पढ़े लिखे आदमी को मिल गया, जी क्या कहना है, अगर पढ़े लिखे आदमी के हाथ लग गया, उसने कहा एटीएम में ट्राई तो करूं, या उसने कहा छोड़ो किसी का एटीएम गिर गया होगा वापस बैंक को जमा करवा दूंगा, किसी फराडिये के हाथ में लग गया, उसने कहा चला तलाश करके देखते हैं, पिन कोड तो लिखा हुआ ही है, पिन अप्लाई की और पैसे रखे हुए निकाल लिए और वो चला गया। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, गलती कहाँ थी आपकी कि आपने एटीएम कार्ड पे पिन कोड लिख के रोड पे फेंक दिया, ये तो काम आपने खुद किया। तो ये जो .env की फाइल है ना, ये समझ लें कि ये आपका वो है घर, के जहाँ पे आप जो है सामान रखें, कीमती सामान रखें, और दरवाजा खुला छोड़ के बड़ा बड़ा लिख दें कि सामान अंदर रखा होगा। बस, बाकी खुद समझदार है दुनिया कि अब क्या करना है आगे। ठीक है, तो ये एनवी के अंदर हम सारे कोड लिखते हैं, और जो हमारी रिक्वायरमेंट होगी हम वही लिखेंगे। ठीक है?
अच्छा, अब इसको लिखेंगे कैसे? यूजर नेम लिखा, और जो भी यूजर नेम है वो इस तरीके से पूछेगा। ठीक है, अभी सिर्फ यूजर नेम यूजर पासवर्ड है तो ये इसने लिखा है, वरना हम जैसा जैसा काम करेंगे ये डॉट env की फाइल में हम वही सब लिखेंगे। ठीक है भी, बात समझ आ गई? अब आज क्या क्या नया सीखा ये बताओ। एपीआई बाय 3-4 बच्चों ने पढ़ा है लेकिन आज। और जो पहले पढ़ चुके हैं वो तो बताएं, तुम बताओ क्या हुआ। आप हाँ, HTML CSS पढ़ा हुआ है ना? हाँ, नहीं पढ़ा तो अभी मतलब क्या सिर्फ मुझसे ही पढ़ा है? इससे पहले कहीं नहीं पढ़ा? पढ़ना चाहिए था। हाँ भाई, लड़की बताओ आज जो सीखा है वो तो बता दो, कम से कम पुराना छोड़ो, अभी का तो बताओ। आज क्या क्या सीखा जोर से बताओ। लिखा है ना कॉपी में, देख के बता दो। रिवाइंड करो ताकि सबको पता चले, जोर से बोलो। फाइनली सीखा है, एनवायरमेंट वेरिएबल सीखा है, और हाँ, API और ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन सिस्टम, और क्या चीज सीखी है? जी बेटा जी, आप बताओ क्यों नया नाम बताया आपने? एएनवी बोल रही है। ENV एनवायरमेंट के शॉर्ट फॉर्म है ना ENV। ये डॉट ENV की फाइल बनाना। अच्छा, इसमें जो मैं लिख रहा हूँ ना यूजर नेम और पासवर्ड, यहाँ पे कोई पासवर्ड लिखूंगा, कोई यूजर नेम लिखूंगा, तो अब ये देखो लिखा हुआ दिख रहा है, यूजर नेम साफ लिखा हुआ है ना। यहाँ पे क्या लिखा है, ये अगर इस तरह लिखा हुआ आ जाए ऐसे, तो ये ज्यादा बेहतर है, ये वो वाला ज्यादा बेहतर है? ठीक है, ये लिखा हुआ वही होगा लेकिन दिखेगा ऐसे। तो इसको सेट करने के लिए ना हम यहाँ पे एक्सटेंशन यूज करते हैं, और वो डॉट ENV की एक्सटेंशन है। अब इसमें से कौन सी काम करेगी कौन सी नहीं करेगी ये कर करके चेक करना पड़ेगा। हाँ भाई लड़की, आप बताओ कौन सी काम करती है? एनपी की फाइल बना, तब तक एक्सटेंशन यूज नहीं किया। चलो मैं इस्तेमाल करके ना फिर इसको चेक करूंगा कि क्या है। अच्छा, उसके अलावा एक दो फाइलें फजूल की आपको बनानी है इसके अंदर। और वो नई फाइल है, उसका नाम है app.yml। ठीक है, ये YAML। ठीक है बेटा, app.yml की एक फाइल होगी। काम सबके हम बाद में करेंगे, अभी सिर्फ ये कुछ नई चीजें हैं वो आप समझ लो कि हम कैसे काम कर रहे हैं, क्योंकि अब हमारा CSS खत्म हो गया है और जो थोड़ा बहुत टाइम है वो प्रैक्टिस का है। तो मैंने डायरेक्ट कोड लिखवाने शुरू नहीं किए, छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ ताकि आप आराम से अगली क्लास के साथ मर्ज हो जाए। ठीक है। अच्छा, हम जब कोड पुश करते हैं ना, कहीं पर भी भेजते हैं, तो ये तो इन्वायरमेंट का समझ में आ गया कि यहाँ पे हम इन्वायरमेंट डालते हैं। इन्वायरमेंट में क्या होता है, हमारे टोकन होते हैं, यूजर नेम ID पासवर्ड, क्लस्टर होता है, और बहुत कुछ होता है जो हम एक एक करके जब हम इस पे काम करेंगे तो हम देखेंगे यहाँ पे हम क्या डालते हैं। अच्छा, उसके अलावा अब जब कोड रन हो रहा है तो डॉट ENV की फाइल में कोड है, और पूरा कोड, जैसे मिसाल के तौर पे हमने इंडेक्स की फाइल बनाई थी, इंडेक्स में हम अगर कोई कोड लिख रहे हैं कि जी यहाँ से ये चीज उठानी है, तो वो पहले क्या करेगा, उस वाले पेज पे जाएगा,
और वहां जाकर के वो ENV इन्वायरमेंट को चेक करेगा कि इस चीज को कोई इन्वायरमेंट दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है। तो अगर यहाँ यूजर नेम ID पासवर्ड सब कुछ जो उसको रिक्वायरमेंट थी वो मिल गई, तो वो क्या करेगा, बगैर पूछे उस पेज को आगे ले जाएगा, अगले पाथ पे शिफ्ट कर देगा। ठीक है, लेकिन ये कोड तो आपका है ना, पब्लिकली तो नहीं है। तो इसको बचाने के लिए हमें जो है वो इग्नोर की फाइल बनानी पड़ती है। ठीक है, और वो फाइल जो है वो डॉट इग्नोर के नाम से बनती है। अभी लिखो नहीं, सब बनाऊंगा मैं, करके बताऊंगा, फिर पहले यहाँ तक समझ जाओ, मत लिखो। उल्टा सीधा काम करोगे आप लोग। कहाँ बनानी है वो बताना पड़ेगा ना मुझे, कि किसके इग्नोर कैसे करनी है। जब हम गिट पे काम करेंगे, गिट हब पे, तो गिट की इग्नोर बनाएंगे। जब हम वेरिएबल पे बनाएंगे तो वेरिएबल का इग्नोर बनाएंगे। जहां कहाँ हमें काम होगा वहां की इग्नोरमेंट बनाएंगे हम। और फिर उस पर कोड कैसे लिखेंगे ये भी आपको पता होना जरूरी है। ठीक है, बस सिर्फ याद रखिएगा कि जिस जगह पे हम ये चाहें कि वो फाइल मेरी ना जाए, तो वहां से हम उसकी इग्नोर की फाइल बनाते हैं। अगर गिट की बनाएंगे तो गिट इग्नोर करेंगे, अगर हम फायरबेस से बनाएंगे तो फायरबेस की इग्नोर बनाएंगे, अगर हम एनवायरमेंट वेरिएबल पे चाहते हैं तो वहां पे इग्नोर बनाएंगे। लेकिन वेरिएबल एनवायरमेंट को अगर हम करते हैं इग्नोर, तो फिर एप्लीकेशन रन ही नहीं होगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये सारे कुछ नए नए काम है जो आपने आगे जाके करने हैं। अगली क्लास में हम डायरेक्टली गिट हब के ऊपर काम करेंगे। गिट और गिट हब अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, गिट पुश है, गिट बैश है, गिट हब है, गिट का को पायलट है। ये इस तरह के अलग अलग डिफरेंट नाम है। तो अभी कभी कोई ऐसा नाम देख करके आप जो है ना वो अपने VS कोड का सत्यानाश नहीं कर लीजिएगा। सही है, इसको स्टेप बाय स्टेप ही चलाना पड़ेगा। अगर आपने बगैर स्टेप के चला दिया तो फिर आप परेशान हो जाएंगे। तो अभी हम पहला काम जो करेंगे वो क्या करेंगे, आपने इंटरनेट पे जाना है और वहां जाके एक इन्वायरमेंट डाउनलोड करना है। उस इन्वायरमेंट का नाम है Node.js। ठीक है, डायरेक्टली आप इंटरनेट पे जाएं और वहां जाके सबसे जो है ना सिर्फ गूगल पे आप लिखिएगा Node.js। ये ऊपर ग्रीन कलर का इस तरह का बना हुआ आ रहा है, इस पे आप जाएंगे और ये गेट Node.js पे ना, जहां पे आप क्लिक कर देंगे, जो आपका सिस्टम है खुद से चेक करके बता देगा कौन सा है। तो गेट Node.js, और इसके बाद विंडो इंस्टॉलर, ये डाउनलोड हो गया। ठीक है, बस इतना सा काम आपने करना। अब ये डाउनलोड हो गया है ना, तो चला मत दीजिएगा कि आपने सोचा सर ने डाउनलोड करवा दिया तो उसको रन भी कर देते हैं। सही है भाई, तो रन नहीं करिएगा अभी। पहले मैं आपको सारे इसके स्टेप क्लियर करवा दूंगा, फिर चलाइएगा। ठीक है, आज तक इतना ही रखते हैं, उसके बाद फिर इंशाल्लाह